देश के सबसे हॉट चुनावी क्षेत्र में इस समय सियासी पारा और तापमान दोनों ही चरम पर है। लगातार यहाँ पर मौसम भी लोगों को चुनावी गर्मी का एहसास करा रहा है और यहाँ पर जो नेता हैं, विपक्ष की बात की जाए या भाजपा के, वो लगातार इस तपती दोपहरी में भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच जाकर अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। ऐसे में हम यहाँ बीएचयू, जिसको कि महामना की बगिया कहा जाता है और इसको राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि देश के कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे, कई बड़े राजनेता यहीं महामना की बगिया में पढ़ लिख कर बड़े हुए और उन्होंने देश के विभिन्न पदों को सुशोभित किया। अगर बात की जाए जगजीवन राम की, बात की जाए महेंद्र नाथ पांडे की, बात की जाए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की, बात की जाए मनोज तिवारी की, बात की जाए और भी कई ऐसे नाम हैं जो महामना की बगिया में ही पढ़े बले और उन्होंने राजनीति का ककहरा यहीं महामना की बगिया में सीखा। तो ऐसे में यहाँ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो राजनीति की बड़ी करीने से समझ रखते हैं और आने वाले चुनाव को लेकर जो वाराणसी में मतदान होने हैं या कहे अंतिम चरण का जो मतदान होना है, उसको लेकर ये बहुत ही बारीकी से उस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अब इस तपती दोपहरी में ये यहाँ कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे हैं और उसके बीच ही ये चुनावी चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर युवा हैं, हम उन्हीं से जानते हैं इस बार की जो राजनीति का आप देख रहे हैं, जो चुनाव बयार बह रही है, उसमें क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे हावी हैं? बहुत सारे मुद्दे। सबसे पहला मुद्दा है कि डेवलपमेंट का, जो कि बनारस में लोग देख रहे हैं कि बहुत पहले से बहुत ज्यादा विकास हुआ है। क्योंकि पहले रोड बहुत कंजेस्टेड था, आप लंका पे देख लीजिए, गुदौलिया पे देख लीजिए, आप विश्वनाथ मंदिर देख लीजिए, बहुत डेवलप किया है और इस बार पक्का 400 पार है। तो आप वाराणसी में जो विकास कार्य हुए उससे संतुष्ट हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही संतुष्ट हैं, क्योंकि पहले बनारस का मतलब जो जाम की समस्या थी वो बहुत ज्यादा थी, पर अब इस समस्या का निवारण हुआ है और मोदी जी ने अपने संसदीय काल में बहुत ही मतलब बेहतर कार्य किए हैं। चूंकि बनारस में प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार उम्मीदवार हैं, उनका 2 टर्म पूरा हुआ है। आप प्रधानमंत्री के 2 टर्म के कामकाज से बनारस में संतुष्ट हैं? जी, अगर मैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करूं तो मैं जब से यूजी से मैं यहाँ हूँ, यूजी में से मैं देखा है कि बनारस की डेवलपमेंट कैसी हुई है। जब मैं घाट की बात करती थी, जब मैं वहां जाती थी तो मुझे काफी क्योस दिखता था, बट अभी भी जाती हूँ तो काफी क्लीननेस, गंगा की सफाई वो क्लियरली दिखती है। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसी उनका काम विकास चलता रहेगा और आगे भी हम ऐसा फर्दर डेवलपमेंट बनारस में देखते रहेंगे। क्योंकि यूथ ही राजनीति की दशा और दिशा तय करता है और इस बार चुनाव में यूथ के पार्टिसिपेशन को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार जागरूक कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या यूथ कितना ओरिएंटेड है राजनीति को लेकर और कितना क्या मुद्दे जो होंगे चुनाव में, जो वोट कर रहा है यूथ, किन मुद्दों को आप समझते हो कि उस पर ध्यान देना चाहिए? अगर कुछ स्पेसिफिक मुद्दों की बात की जाए तो मुझे लगता है कि बीइंग ए स्टूडेंट, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल सिस्टम में थोड़ी डेवलपमेंट की जरूरत है, वो जो कहीं ना कहीं मुझे इसमें लैक लगी। बाकी और भी फर्दर सिस्टम है, लाइक इंडिया को ग्लोबली जैसे कि फेमस करना, वो मोदी जी का काफी अच्छा रहा, बट एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं उसमें चाहूंगी कि उसमें थोड़ा डेवलपमेंट और होता, कि हम जैसे यूथ को भी कुछ मौका मिल सके और हम भी अपना योगदान दे सके आने वाली राजनीति में। आप महामना की बगिया से पढ़ाई भी कर रहे हैं और यहाँ इसको राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है। बड़े चेहरे हैं जो यहीं पर पढ़े और फिर वो राजनीति में आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ राजनीति पे किस प्रकार की चर्चा आप लोग कर रहे हैं? यहाँ तो शुरू से ही इस भूमि का जन्म ही शुरू से राजनीति से हुआ है। हमारी देश की आजादी से हम देख सकते हैं कि यहाँ के कई सारे नेता कितने उनका योगदान रहा है और हम युवा भी इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि युवा का रोल इलेक्शन में या फिर देश की विकास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हम युवा भी यहाँ पे चर्चा करते हैं। वाराणसी से क्या लगता है इस बार कितनी मजबूत रहेगी ये टक्कर? चूंकि पीएम मोदी लड़ रहे हैं, उनके सामने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय हैं, आपको क्या लगता है? जैसा कि हम डेवलपमेंट देखें अगर इधर 10 सालों में, तो सांस्कृतिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुए हैं और रोड हो गए या फिर बहुत सारे मुद्दा है जिसमें काफी सारे डेवलपमेंट हुए हैं। तो उन मुद्दों को लेकर अगर देखा जाए तो 10 साल के विकास के लिए भी हम लगता है कि इस बार भी वही
400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। हमारे साथ और भी कुछ युवा हैं, उनसे भी हम जानते हैं। क्योंकि युवाओं की समस्या बहुत जगह ये सुनी जा रही है और विपक्ष लगातार युवाओं की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कोई काम नहीं किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़ी बेरोजगारी की समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता एक तरफा की काम नहीं किया गया है। काम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनको हटाना चाहिए, जैसे पेपर लीक्स थोड़े ज्यादा बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि इसके प्रति थोड़ा सिक्योरिटी और जागरूकता बढ़ानी चाहिए लोगों में। और प्लस जहां तक बात रही कि अगर जो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं इस एरिया में, इस डेवलपमेंट की वजह से लोगों को रोजगार बढ़े हैं, लोग बाहर जाना बंद किए हैं, लोग दिल्ली मुंबई की तरफ जो रुख अपनाते थे वो कम हुआ है, लोगों को लोकल रोजगार मिला है, जिससे हमको लगता है सरकारी सेक्टर नहीं लेकिन प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि एक बड़ी बात ये भी है कि बेरोजगारी के साथ ही जो एजुकेशन सिस्टम पे भी मोदी गवर्नमेंट लगातार बात कर रही है कि उन्होंने बड़े इंस्टीट्यूट्स खोले, लगातार लोगों के लिए एक अवसर दिया, पढ़ाई को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात हो या हायर एजुकेशन की। कितने संतुष्ट हैं आप इससे? मैं इससे लेके बहुत संतुष्ट हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में आज महिलाओं का भी रोल बढ़ता जा रहा है। जितने हमारे क्लास में लड़के उतनी ही शेयर में लड़कियां भी आ रही हैं। कहीं न कहीं डेवलपमेंट इस स्तर पे भी हुआ है कि महिलाओं को सुरक्षा दी गई है। और जो मेडिकल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं या हॉस्टल फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही हैं जैसे बीएचयू में, इसका कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन पे और उस पर इम्पैक्ट आ रहा है, जो हमारे फ्यूचर में कहीं ना कहीं फायदा करेगा। एक बात आप लोगों से और करना चाहूंगा, जैसे ये मोदी गवर्नमेंट लगातार फीमेल एजुकेशन यानी लड़कियों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही है, तो क्या लगता है कि इसका आप लोगों को प्रभाव महसूस हो रहा है? इसको आप अंतर महसूस कर रहे हैं? जी, अभी बीजेपी की सरकार में मैंने ये काफी नोटिस किया है कि विमेंस को काफी आगे रखा जा रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, अगर कोई भी वैकेंसी निकल रही है तो उसमें विमेंस के लिए स्पेशली 33% का रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है, ताकि विमेंस आगे बढ़ सके और डेवलपमेंट में काम कर सके। अभी फिलहाल तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ गया है, जिसमें विमेंस के लिए काफी बेनिफिशियल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि, और ऐसा माना भी जा सकता है कि विमेंस का एग्जिस्टेंस कहीं ना कहीं फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिशियल साबित होता है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार काफी काम कर रही है और हम बीइंग एज अ गर्ल स्टूडेंट वो हम देख भी पा रहे हैं। हम इनफैक्ट पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में, तो हमें वो प्रेफरेंस मिल भी रही है, हम वो फील भी कर रहे हैं। तो ये चीज काफी बेटर है, काफी बेहतरी की ओर उन्होंने इशारा किया है विमेंस को आगे बढ़ा के। थैंक यू। विपक्ष के भी अपने दावे हैं, तो विपक्ष का दावा कितना आपको लगता है कि विपक्ष मजबूती से अपनी बातें कह रहा है? रही बात विपक्ष की, तो अब ओपोनेंट है तो ओपोनेंट तो अपनी बात रखेगी ही, क्योंकि अगर ऐसा कहा जा सकता है कि अगर कंपटीशन में या फिर इलेक्शन में ओपोनेंट ना हो तो फिर कंपटीशन लड़ने का मतलब नहीं। अगर ओपोनेंट रहेगी तभी भी नेक्स्ट पार्टी जो सत्ता में आएगी वो काम भी करेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ओपोनेंट का स्ट्रांग होना भी काफी इंपॉर्टेंट है, तभी जो भी सरकार सत्ता में होगी वो अपना काम करेगी। तो ऐसे ओपोनेंट की हर बातें को मैं ये नहीं बोल सकती कि वो सही बोल रहे हैं, वो सरकार को दिखाने के लिए वो अपनी बातें रखते हैं, बट हम बीइंग अ यूथ हमें जज करना होता है कि उनकी कौन सी बात सही है। स्ट्रांग दिख रहा है अपोनेंट इस बार ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार काफी स्ट्रांग दिख रही है। अब देखते हैं फिर इलेक्शन। विपक्ष, अगर विपक्ष की बात की जाए, कितना मजबूत दिख रहा है इस बार विपक्ष? विपक्ष है, विपक्ष मतलब मेरा क्वेश्चन है, विपक्ष है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष है भी, तो क्या लगता है विपक्ष है ही नहीं है? मेरा मतलब था कि मतलब ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग तो है ही नहीं और लग ही नहीं रहा है कि मतलब वो आ सकता है, क्योंकि अपने अपने दिक्कतों की वजह से उनको जबकि मुद्दे को लेकर उठाना चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे कि आलू डाल गया, फिर कोका कोला निकला है, कुछ और बोल देंगे, कोई कुछ और बोल देता है आके। और ऑपोजिशन के लीडर ही ऐसे हैं, मतलब वही खुद मोदी जी को जिता देते हैं। जैसे कि अगर राहुल गांधी का स्टैंड देखा जाए तो कभी लगता नहीं है कि ऐसा कुछ अच्छा बोल सकते हैं, या ना कि उनको वर्ल्ड के स्टैंड पर कोई भी युवा देखना चाहेगा कभी वर्ल्ड के स्टैंड पर। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हम पूरे देश में यात्राएं निकाले और बड़ा सपोर्ट मिला मुझे। हाँ, मतलब बोलने के लिए तो कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन रिजल्ट आने के बाद मालूम ही चल ही ना जाएगा कि क्या है। अभी तो फिलहाल इतने स्टार्ट्स आ गए, बहुत कमेंटेटर के स्टार्ट्स उन्होंने दे दिए हैं कि अभी तक तो फिलहाल लग रहा है कि 360 से तो प्लस ही है, और इस बार तो नारा 400 पार का है, तो देखा जाएगा क्या होता है। तो एज ए यूथ अगर आप राहुल गांधी की यात्रा से आप कन्विंस नहीं दिखे? नहीं कन्विंस, देखिए मैं एज एन युवा मुझे नहीं लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा इतना सफल हो सकता है, और जबकि वो तो स्टार्ट आने के बाद मालूम चल ही ना जाएगा कि कितना सफल था। हाँ, लेकिन एज एन युवा मैं देखना नहीं चाहता हूँ वर्ल्ड फेस पर राहुल गांधी जी को एजेंट आप क्या कहेंगे कि राहुल गांधी लगातार ये कह रहे हैं कि हम ही युवाओं की बात करते हैं,
प्रधानमंत्री जी सिर्फ दिखावा करते हैं? कितनी सच्चाई है उसमें? अब वो तो आप इसी से समझ जाइए कि राहुल गांधी खुद को युवा कहते हैं और 56 साल के हो रहे हैं। राहुल गांधी युवा कहते हैं, 56 साल के हो गए, भाई उनका मन युवा है। अरे तो एज मैटर करती है ना। अब वो युवाओं के लिए युवाओं के दिल में अपनी जगह बना ही नहीं पा रहे हैं, युवाओं के मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। अब एक तरह से माइंड डिफ्लेक्ट करने वाले पॉइंट्स उठाएंगे, बार बार इधर उधर की बातें करेंगे। जो असल मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटका के हमेशा बातों को धर्म और जाति पे ला के छोड़ देना, यही हमेशा से कांग्रेस की राजनीति रही है। ये तो राहुल गांधी कहते हैं कि ये तो भाजपा करती है धर्म की राजनीति। भाजपा नहीं करती। भाजपा तो अपना स्पेसिफिक स्टैंड जो लेके चली है शुरू से, वही अपने घोषणा पत्रों को वही पूरा कर रही है। बट कांग्रेस ये जो बार बार सेकुलरिज्म का नारा देकर के एक पक्ष को ज्यादा सपोर्ट करती रही। कांग्रेस अपने को सेकुलर दिखाने की लगातार कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा ये माना जाता है कि देखा भी जाता है कि जब चुनाव का समय आता है तो कांग्रेस के नेता भी मंदिर और गुरुद्वारे पे जाने लगते हैं। तो क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 70 सालों से कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति ही कर रही है। उसकी जो भी नीतियां आती हैं वो मुस्लिमों को खुश करने के लिए ही मतलब एक संप्रदाय को खुश करने के लिए आती हैं। वो कभी मेजोरिटी की बात नहीं करती, और अगर मेजोरिटी की बात करती भी है तो वो उसे जातिगत बांटने की बात करती है। अभी जितनी संख्या उतनी सहभागिता उतना आरक्षण, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि वो कभी मुस्लिमों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं। तो इस तरह से केवल चुनाव के समय ही राहुल गांधी जन्मधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, उसके बाद वो कहीं नजर नहीं आते। क्या लगता है कि भाजपा अपने स्टैंड पे कायम है? उन्होंने जो पहले वायदे किए, चूंकि राम मंदिर का मुद्दा था, उसकी बात करी जा रही थी, भाजपा लगातार उसको पूरा भी किया। तो क्या लगता है कि भाजपा अपने स्टैंड पे कायम है क्या? जी बिल्कुल। राम मंदिर के मुद्दे पे भाजपा को 25, 30, 40 साल से घेरा जा रहा था, पर उसने अपने वादों को पूरा किया। 370 हटाने के लिए मोदी जी ने कश्मीर में आंदोलन किया था, उन्होंने उस चीज को मतलब हटाया। इस तरह से ट्रिपल तलाक भी हटाया गया। जो भी भाजपा ने वादे किए थे उसको पूरा किया। और कांग्रेस ने तो अभी पिछले साल अपने मतलब स्टैंड लिया था कि 370 को वापस लाएंगे। तो इस तरह से कांग्रेस कभी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती। पॉलिटिक्स की नर्सरी में कुछ और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं जो राजनीति की बेहतर समझ रखते हैं, और जो वर्तमान भारतीय राजनीति है या लोकसभा 2024 का चुनाव है वो माइन्यूटली इसको वॉच कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो परिणाम आने वाले हैं उनको लेकर भी इनका कुछ असेसमेंट है। हम बात करते हैं कि वो किस प्रकार से जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं उनको इस पे इनका क्या नजरिया रहा है, और 7वें चरण का चुनाव जो कि वाराणसी में होना है उसको लेकर इनके क्या विचार हैं। जी जी जो 7वें चरण का चुनाव होना है, चूंकि प्रधानमंत्री कंटेस्ट कर रहे हैं यहाँ से, क्या लगता है इस बार? चाहे वो जीएसटी से रिलेटेड हो, मेरा भी बिजनेस है, मेरा बिजनेस में भी इफेक्ट आया है। स्टूडेंट है हम लोग, पढ़ाई लिखाई तो एक अपनी जगह ठीक है, वो तो उससे किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ये है कि इस बार कंपटीशन तो है। कंपटीशन है, कितना टफ है वाराणसी में? कितना टफ है वाराणसी में? देखिए, आना तो भाजपा को ही है, शुरू से आई है, उसका कोई वो नहीं है। बट हाँ, इस बार टक्कर तो मिलने वाली है, सॉलिड है। क्योंकि पीएम इस बार यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहते हैं, और आप कह रहे हैं टक्कर है, तो क्या लगता है? नहीं, रिकॉर्ड तो नहीं बनेगा इस बार टक्कर तो है। जी बिल्कुल। अच्छा, ओवरऑल सीन की बात की जाए तो पूरे देश में जो चुनाव हुए, 6 चरण के चुनाव हो गए, आपने कहा कि आप माइन्यूटली वॉच भी कर रहे हैं, क्या लगता है गवर्नमेंट किसकी फॉर्म? गवर्नमेंट तो भाजपा की ही आनी है। बट ये है कि जो इस बार नारा है 400 पार, वो नहीं होने वाला। अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा। अपोजिशन स्ट्रांग रहेगा। डेमोक्रेसी में वैसे कहा भी जाता है कि अपोजिशन का स्ट्रांग रहना चाहिए। तो अपोजिशन में कौन कौन से वो फेसेस हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोगों को प्रभावित कर रही हैं? देखिए, जो मैनिफेस्टो आया था, सबसे पहले तो ये था कि मैनिफेस्टो जो मोदी जी ने रिप्रेजेंट किया था राहुल गांधी का, वो कहीं ना कहीं गलत प्रूफ हो गया। बिकॉज जब लोगों ने मैनिफेस्टो पढ़ा तो लोगों को काफी चीजें क्लियर हुई। उससे ये था कि लोगों को जागरूक हुए इस चीज को लेकर। और जो ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी अगर इस बार हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए। बिकॉज डेमोक्रेसी ही सब कुछ है, डेमोक्रेसी नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और भी कही जा रही है विपक्ष की ओर से कि इस बार अगर भाजपा की सरकार बन गई तो संविधान खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा तो लगता नहीं, लेकिन है कि इस बात पीएम मोदी शायद प्रधानमंत्री न बने तो ऐसा क्यों लगता है आपको? अदर जो है पार्टी के वो लोग, हो सकता है कुछ चेंजिंग आए जो बने। बीजेपी तो लगातार कह रही है कि टर्म 3 उनका 400 पार वाला रहेगा। ना, इस बार नहीं रह सकता। कंपटीशन टफ है बनारस में। हाँ, जीतने की चांस नहीं, लेकिन 400 पार नहीं रहेगा। वोटिंग कटिंग की बहुत लहर चल रही है अपोजिशन पार्टी। आपको एज ए यूथ कौन सा मुद्दा ऐसा है जो पक्ष का या विपक्ष का बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है? यूथ का मुद्दा वही बेरोजगारी।
बेरोजगारी का वहाँ बहुत ज्यादा है। इस पे गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो क्या लगता है नहीं सफिशिएंट है और करने चाहिए या एकदम नहीं किया क्या? नहीं किया तो है लेकिन उतना नहीं जितना बताते हैं, और थोड़ा मच बेटर हो सकता है। और मच बेटर हो हाँ। सकता है मुद्दा और भी मच बेटर हो सकता है और लोगों का ये कहना है कि बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी के मुद्दे पे सरकार को और काम करना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार कह रहे हैं कि और काम करना चाहिए। नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे तो काम करना ही चाहिए, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी का कंसर्न एक ये भी है ना कि जो सरकारी वैकेंसियां, जो सरकारी बहाली है, जो भी यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे तैयारी करते हैं, बहुत कम किया जा रहा है उसको। उस पर जो है ज्यादा काम फोकस करना पड़ेगा। एसएससी की बहाली देख लीजिए, बैंकिंग की बहाली और तमाम चीजों पर जो है घटा है बहाली। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि लाएंगे, पता नहीं उनका क्या। लेकिन जो सरकार ने जो प्राइवेट सेक्टर में काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने, वो बहुत तारीफे काबिल है। जैसे जैसे चुनाव बढ़ता है आप देखेंगे आरबीएनएल का जो शेयर है लगातार ऊपर की ओर चलता है। इसका एक ही सिंपल सा रीजन है कि भारत सरकार, जो भी तमाम सरकार है, जो आने वाली भी यही सरकार है, वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को और से और बढ़ावा देगी और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। तो क्या लगता है ये सही है? प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहिए क्योंकि पीएम एक बात और भी कहते हैं कि आप जॉब क्रिएटर बनो ना कि जॉब सीकर बनो। ये बात भी सही है कि प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट आप बढ़ाएंगे तो लोगों में इनोवेशन जो है वो खुद थोड़ा सा डेवलप होगा। लोग लर्न करेंगे तभी तो कुछ सोचेंगे ना अपना करने का। प्राइवेट सेक्टर में वही पुराना तरीका चला आ रहा है। ट्रेडिशनल तौर पे आप कागज का काम कीजिए या फिर अभी थोड़ा में कंप्यूटराइजेशन हुआ है। प्राइवेट सेक्टर में जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो ज्यादा बेटर है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आने से जो है काम ज्यादा इजी हो जा रहा है। हालांकि जो हमारा जो प्रिंसिपल है, वेलफेयर का जो प्रिंसिपल है हमारा, वो कहीं ना कहीं उससे हम लोग समझौता कर पा रहे हैं। अगर हम रेलवे को या फिर एयरपोर्ट को एयर इंडिया था उसको हमने दिया था प्राइवेट को, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी का जो मेन फोकस होता है मुनाफा कमाना होता है, जबकि भारतीय अगर सरकारी कंपनी होती तो उनका वेलफेयर का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा ज्यादा प्रबल होता। बनारस को रिप्रेजेंट करते हैं पीएम मोदी, तीसरी बार प्रत्याशी हैं और इस बार रिकॉर्ड वोटों से जीतने की बात पीएम मोदी के जो टीम है वो कर रही है, तो क्या लगता है? पिछली बार पीएम मोदी 4,08,000 वोट के आसपास जीते थे, आपको अनुमान? हाँ, 4,80,000 सॉरी। तो वो वन ऑफ द बिगेस्ट जीत नहीं था भारत में फिर भी, और इस बार मुकाबला ज्यादा थोड़ा सा मजबूत हमको होते दिखाई दे रहा है क्योंकि अजय राय प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश में जाने माने नेता है, खासकर भूमिहार समाज के बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में उनका पैठ है। मुसलमान वोट उनके साथ जुड़ा हुआ है, यादव वोट उनके साथ इंटैक्ट है। साथ ही साथ जो भूमिहार वोट है जो आसपास बनारस के आसपास ज्यादा महत्व रखता है, वो कहीं ना कहीं अजय राय के साथ थोड़ा मोड़ा जाता दिख रहा है। अब पूरा जाएगा कि नहीं ये पता नहीं, क्योंकि मोदी एक बहुत प्राइमा फेसिया है, तो कहीं ना कहीं जो अंतर है वो थोड़ा सा कम होने का जो है अनुमान है। हालांकि सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश सहित बिहार में उनको निश्चित होने वाला है। सीटों का नुकसान भी होने वाला है और यहाँ पर टफ फाइट भी है क्योंकि इन्होंने वोटों के समीकरण को भी यहाँ बारीकी से बताया और ये भी बताया कि चूंकि अजय राय भूमिहार बेल्ट में उनकी ठीक ठाक पैठ है, तो इसलिए जो भूमिहार यहाँ पर वोट्स हैं वो भी अजय राय की ओर शिफ्ट होंगे। तो ऐसे में पीएम मोदी के जो वोटों के मार्जिन है उसको लेकर इन्होंने बताया कि वो थोड़ा सा कम हो सकता है। हालांकि कुछ और भी लोग हैं जो उनसे भी हम जानते हैं। आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम IIT-BHU से हैं। IIT-BHU से। क्या लगता है इस बार वाराणसी का चुनाव आप किस प्रकार से देख रहे हैं? पीएम मोदी इस बार रिकॉर्ड बना पाएंगे वाराणसी से? बना ले, बढ़िया बात है। और थोड़ा राजनीति का हमको आइडिया कम है, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराना हो तो करा लीजिए। नहीं, आप IIT के हैं तो ये हम समझ सकते हैं कि आप मैथ्स और फिजिक्स पे ज्यादा फोकस्ड होंगे और राजनीति की समझ कम रखते होंगे। लेकिन फिर भी किन मुद्दों पे, मुद्दे तो हर आदमी के होते हैं, किन मुद्दों पर जो ये पॉलिटिशियंस हैं या जो पार्टियां हैं उनको चुनाव अपना सेट करना चाहिए? एक पॉइंट ऐड करना चाहेंगे, जैसे कि अब हमारा फील्ड है तो हमारे साथ के बच्चे एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, कंपनीज स्टार्ट करते हैं, MSME स्टार्ट करते हैं। तो जो GST है ये MSMEs को बड़ी गंदी तरीके से कुचल दे रहा है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई एक नया इंडस्ट्री स्टार्ट किया, अभी आपकी वेल एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है तो आप 18%, 5%, 28% जो भी GST लेना है ले लीजिए। लेकिन कोई समझ लीजिए अभी एक दुकान एस्टेब्लिश कर रहा है, वो अपना जनरेटर खरीद रहा है, लाइट लगा रहा है, पहले दिन उसके पास खुद ही इतना कम इन्वेस्टमेंट रहता है और फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ टाइम आप कोई लेवरेज नहीं छोड़ते उस पे। पहले दिन से आपको GST चाहिए, पहले दिन GST की बात इन्होंने की कि GST को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए। और मेन पॉइंट है GST आप रखिए, एकदम सही है जो भी रख रहे हैं, टैक्स वैक्स का सीन सही है, लेकिन जो स्टार्टअप्स एकदम नए स्टार्ट हो रहे हैं उनको कुछ समय का लेवरेज दीजिए आप। कुछ रिबेट देने की बात कर रहे हैं कि जो स्टार्टअप्स की बात की जा रही है, जो एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करने की बात की जा रही है, तो उनको GST में कुछ प्रिविलेज दिया जाए, इनिशियल स्टेज में दिया जाए और फिर जब वो रनअप में आ जाए, रनअप मोड में आ जाए और उनका ठीक ठाक स्ट्रक्चर हो जाए तब उसमें वो बात की जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ BHU में
महामना की बगिया में बच्चे पढ़ाई के साथ ही राजनीति पर भी चर्चा कर रहे हैं और उनकी गहरी समझ भी है। यूं ही नहीं बीएचयू को कहा जाता कि ये पॉलिटिक्स की नर्सरी है और यहाँ पढ़ने वाला, यहाँ पर पढ़ाने वाला राजनीति की समझ अच्छे अच्छे राजनेताओं से ज्यादा रखते हैं। इसीलिए भारतीय राजनीति के कई चेहरे इसी बीएचयू की महामना की बगिया से पढ़कर आज देश के विभिन्न पदों को सुशोभित कर रहे हैं। वाराणसी से कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस।